संज्ञानात्मक अधिगम। पहले चीज तो ये एक संज्ञान शब्द को समझना, समझ में आ रही नहीं, इस चीज को नोटिफाई करना। संज्ञान शब्द होता है कि आप किसी गुत्थी को सुलझा देते हैं। समझ में आ रही नहीं आ रही? आप किसी पहेली को सुलझा लेते हैं और एक परफेक्ट तरीका आपके दिमाग में बैठ जाता है। संज्ञान संज्ञान एक्चुअली में एक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को कहा जाता है। समझ आ रही है? एक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को संज्ञान कहा जाता है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। कुछ मनोवैज्ञानिक अधिगम को उन संज्ञानात्मक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं जो अधिगम के मूल में होती है, और सबके मूल में संज्ञान होता है। हमारा जो सामाजिक व्यवहार है उसमें भी संज्ञान है, क्योंकि हमारा निर्णय उसमें सम्मिलित है। हमारा निर्णय उसमें सम्मिलित है। हमारा यानी कि हमारा चेतन मन से विवेक उसमें सम्मिलित है। उन्होंने अधिगम के ऐसे उपागम विकसित किए जो उन प्रक्रियाओं पर फोकस करते हैं जो अधिगम करते समय घटित होते हैं। और फिर न केवल ये मतलब कि इस पर निर्भर करता है यांत्रिकता पर, जैसे क्रिया प्रसूत अधिगम पढ़ा या हमने प्राचीन अनुबंध पढ़ा जिसमें एक यांत्रिकता होती है, ठीक है ना। इस पर भी निर्भर ज्यादा निर्भर नहीं करता, ठीक है ना। अतः संज्ञानात्मक अधिगम में सीखने वाले व्यक्ति के कार्यकलापों के बजाय उसके ज्ञान में परिवर्तन है। समझ में आएगी कि नहीं? एक कॉन्सेप्ट का निर्माण, ये हाँ यस ये हो गया। समझ में आनी बात? अंतर्दृष्टि अधिगम या अव्यक्त अधिगम में इस प्रकार का अधिगम अब भी परिलक्षित होता है। अंतर्दृष्टि, मैंने आपको क्या कहा कि आपने मस्तिष्क में गुत्थी सुलझा ली, बस हाँ ये है, राइट। और अव्यक्त अधिगम, अव्यक्त अधिगम एक्चुअली में आपके कॉन्सेप्चुअल प्रतीकात्मक नॉलेज, जैसे मैंने आपको बताया था, मैं आपको अव्यक्त अधिगम क्या होता है आप खुद समझ जाओगे। मैं आपको गाय के बारे में पूछूं तो आप गाय के बारे में क्या बताओगे? 4 पैर होते हैं, भैंस के भी होते हैं। और ये बनाया आपने आपने हजारों गायें देखकर एक गाय का कॉन्सेप्ट बना लिया। ऐसे अव्यक्त अधिगम होते हैं। मैं आपसे गाय के बारे में पूछ लूं तो आप क्या बताएंगे? 4 पैर भैंस के होते हैं, रोजड़े के होते हैं। सींग भैंस के नहीं होते हैं क्या? थन भैंस के होते हैं। काला नहीं, काली भैंस होती है। हुँ? गाय और भैंस में मैं आपको अंतर करने को कहूं तो सिर्फ आप कॉन्सेप्चुअल रहेंगे, अव्यक्त रहेंगे, फिर उसी के आधार पर कुछ लिखने का प्रयास करेंगे जो आपके अंदर जो अव्यक्त चीजें पड़ी है, राइट। चलिए, तो मेन चीज कोहलर ने अधिगम का एक ऐसा मॉडल प्रदर्शित किया जिसकी व्याख्या अनुबंधन के आधार पर सरलता से नहीं की जा सकती। अनुबंधन में तो क्या होता है, अनुबंधन हम प्राचीन अनुबंधन में तो क्या देखा था एक्चुअली में, हम किसी लालच या प्रेक्षणात्मक में हम देखकर सीखते हैं, पर ये एक अंतरसूझ का मैटर है। हाँ, इस एक अंतरसूझ आती कि नहीं आती? जैसे आप में भी बहुत बार आई होगी अंतरसूझ। उन्होंने चींपले को, जिसे चिंपांजी बोलते हैं अपन क्योंकि हमारा निकटवर्ती पूर्वज है, वरना हम चींपला भी कह सकते थे। जैसे बांद्रा हमारा दूरवर्ती पूर्वज है इसलिए बांद्रा बोलते हैं, बांदर जी नहीं बोलते हैं। चींपले को हम चिंपांजी बोलते हैं क्योंकि हमारा निकटवर्ती पूर्वज है। समझ में आ रही है?
क्या आई? ठीक है ना। चिंपैंजी पर अनोखा प्रयोग किया जिसमें चिंपैंजी को जटिल समस्या का समाधान करना था। कॉलर ने चिंपैंजी को एक बंद खेल क्षेत्र में रखा जहां भोजन था लेकिन चिंपैंजी की पहुंच से बाहर था। इस खेल क्षेत्र में कुछ उपकरण थे, डंडा तथा बॉक्स भी रख दिए गए थे। चिंपैंजी ने तेजी से बॉक्स पर खड़ा होना और डंडे से भोज्य पदार्थ को अपनी ओर खिसकाना सीख लिया, बहुत जल्दी। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ये निर्णय जो डिसीजन हुआ है चिंपैंजी के सामने, ये अंतरसूझ का मैटर है, अव्यक्त मैटर। समझ में आया नहीं बात मेरी? इस प्रयोगों में अधिगम पर्यटन त्रुटि या प्रबलन के परिणाम स्वरूप घटित नहीं हुआ है, बल्कि अकस्मात्मक अंतर्दृष्टि दीप्ति द्वारा घटित हुआ। एकदम से मस्तिष्क प्रकाशित हुआ है, एकदम से मस्तिष्क प्रकाशित हुआ है। ठीक है ना। त्रुटि एवं भूल का सिद्धांत तो भाई जैसे कि किसी बाल बियरिंग जोड़ते हैं तो यूं सेट नहीं हुआ तो यूं सेट हो जाएगा, यूं सेट नहीं हुआ तो यूं सेट हो जाएगा। बट उसके सामने तो एक नया डिसीजन था कि वो केले कैसे खाए, छड़ी पकड़ के केले उतार दिए। अब केले कैसे खाए तो दो छड़ियों को जोड़ के उतार दिए। ये अंतरसूझ था। चलिए, चिंपैंजी कुछ समय तक खेल क्षेत्र में घूमता रहा, फिर एकाएक बक्से पर खड़ा हो गया, एक डंडा उठाकर केले पर मारता है जो सामान्यतः उसके पहुंच से बाहर ऊंचाई पर था। पानी लाने चिंपैंजी ने जो अधिगम प्रदर्शित किया उसे कोहलर ने अंतर्दृष्टि अधिगम कहा। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी समस्या का समाधान यकायक स्पष्ट हो जाए। समझ में आ गई? यकायक। अंतर्दृष्टि अधिगम के एक सामान्य प्रयोग में एक समस्या प्रस्तुत की गई, उसके पश्चात कुछ समय तक प्रगति का आभास नहीं होता है, फिर अंत में एकाएक समस्या का समाधान उत्पन्न होता है। मतलब आपके जब चिंपैंजी केला प्राप्त कर रहा था तो आप उससे पहले आप ये दावा नहीं कर सकते हैं कि भाई कि अब केला प्राप्त कर लेगा या ये स्टेप इसने सीख लिया, ऐसा कोई स्टेप नहीं था। समझ में आ रही नहीं आ रही? उसका ये त्रुटि और भूल का सिद्धांत नहीं था कि हाँ इधर स्टेप पे गया, इधर स्टेप पे गया, इधर स्टेप पे गया। चलिए, अंतर्दृष्टि अधिगम में अचानक समाधान प्राप्त होना अनिवार्य है। एक बार समाधान मिल जाने पर अगली बार समस्या उपस्थित होने पर उनकी पुनरावृत्ति तत्काल हो जाती है। अतः स्पष्ट है जो अधिगत किया गया है वो उद्दीपक तथा अनुक्रियाओं के बीच अनुबंधित शास्त्रियों का विशिष्ट समूह नहीं है, बल्कि साधन और साध्य के बीच एक संज्ञानात्मक संबंध है। यहां एक महत्वपूर्ण बात है, यहां अनुक्रिया उद्दीपन जैसा संबंध नहीं है। समझ में आ रही? उद्दीपन अनुक्रिया जैसा कोई संबंध नहीं है। ये क्या है? ये साधन और साध्य के बीच स्थापित हुआ एक संबंध है। इसके परिणाम स्वरूप अंतर्दृष्टि अधिगम का सामान्यकरण अन्य मिलती हुई समस्याओं की परिस्थितियों में भी हो सकता है। समझ में? आप खुद अपने दैनिक जीवन में भी बहुत सारी चीजें करते हो,
ऊंचाई पर नहीं पहुंचा जा रहा है, आपके पास कुछ ऐसा है नहीं, फिर एकदम से ध्यान आया कि इस ढोल मात चढ़ जाऊं, दैट इज राइट। यही तो अंतर्दृष्टि, अंतरसूझ। अब अव्यक्त अधिगम के बारे में बात करता हूं। एक अन्य प्रकार का संज्ञानात्मक अधिगम को अव्यक्त अधिगम कहा जाता है। संज्ञानात्मक, आप संज्ञान का मतलब क्या, मानसिक रूप से क्रियाकलाप, मानसिक अवस्था से लेंगे संज्ञान। अव्यक्त अधिगम में एक नया व्यवहार सीख लिया जाता है, किंतु व्यवहार दर्शाया नहीं जाता जब तक कि उसे दर्शाने के लिए प्रबलन प्रदान नहीं किया जाता। समझ में आ रही? सीख तो लिया जाता है पर वो व्यवहार प्रदर्शित नहीं होता जब तक उसके लिए अपेक्षित प्रबलन न हो। टॉलमैन ने अव्यक्त अधिगम के संप्रत्यय को अपना प्रारंभिक योगदान दिया। अव्यक्त अधिगम को समझने के लिए उनके एक प्रयोग का संक्षिप्त वर्णन है, देखना। टॉलमैन ने चुहा के दो समूहों को भूल भुलैया में छोड़ा और उन्हें अन्वेषण करने का अवसर दिया। चुहा के एक समूह को भूल भुलैया के अंत में भोजन मिला और उन्होंने भूल भुलैया के प्रारंभ से अंत तक का रास्ता तेजी से ढूंढ लिया। दूसरी ओर चुहा के दूसरे समूह को कोई पुरस्कार नहीं मिला तथा उन्होंने अधिगम को कोई स्पष्ट संकेत भी प्रदर्शित नहीं किया, किंतु बाद में जब उन्हें प्रबलित किया तो वे भी भूल भुलैया के रास्ते से प्रारंभ से अंत तक उतनी सक्षमता से दौड़ने लगे जितना पुरस्कृत समूह के चूहे दौड़ते। अब इसमें आपको आपके दिमाग में ये आएगा कि भाई इसमें है क्या भाई, ये क्रिया ये क्रिया प्रसूत या वो प्राचीन अनुबंधन जैसा संबंध नहीं। यहाँ भोजन प्राप्त करना के तरीके सीखना था, भोजन प्राप्त करना उद्देश्य नहीं था, भोजन प्राप्त करने का तरीका सीखना था। वो भूल भुलैया में से कैसे भी गए, एक चूहा का समूह गया और उसको कुछ भोजन मिल गया तो नेक्स्ट टाइम वो जब गया था ना तो कहीं भी नहीं अटका, सीधा वहीं गया। और जिसको भोजन नहीं मिला उन्होंने कोई इग्नोर ही किया। और दूसरी बार जब उसको वापस उसको भोजन मिला, प्रबलन मिला, तो वो भी खुद एकदम से रास्ता क्यों लो क्लियर है साहब, लिया भोजन आऊं दो जन। चलिए, टॉलमैन ने यह प्रतिपादित किया कि अप्रबलित समूह के चूहा ने भी भूल भुलैया के मानचित्र को अन्वेषण करके जल्दी सीख लिया था। केवल उन्होंने अपने अव्यक्त अधिगम का प्रदर्शन तब तक नहीं किया जब तक कि ऐसा करने के लिए प्रबलन प्रदान नहीं किया गया। समझ में आई बात? भाई सीधी सी बात है, चूहा के दो समूह गए थे भूल भुलैया वाले रास्ते में, ठीक है ना। एक समूह जो प्रबलित हुआ यानी कि लास्ट में उसको भोजन मिल गया तो वो सीधा सेट जाने लग गए। दूसरे जो समूह था, रास्ता तो उन्होंने भी ढूंढ लिया था बट परंतु उन्होंने प्रदर्शन नहीं किया था। काय करना रे यार, आउन जाने की है कौन, समझ आ रही नहीं? हम बहुत सारी बातें ऐसे करते ही नहीं करते। तो वो दूसरा का दूसरा चूहा का दूसरा समूह जब वो प्रबलित हो गया था तो वो अव्यक्त से व्यक्त करने, अव्यक्त से व्यक्त हो जाएगा वो संज्ञान। तो अव्यक्त से व्यक्त कब होगा? प्रबलन से। टॉलमैन, चूहे, भूल भुलैया अव्यक्त से व्यक्त, प्रबलन के द्वारा। अगर ये चीजें आपके दिमाग में है तो फिर हम मान सकते हैं कि आपका ज्ञान इस मामले में पूरा है। राय